हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल यूपीएससी सिंप्लीफाइड विद उत्तम वर्मा। एंड दिस इज द सेकंड एपिसोड जहां हम एडिटोरियल से मीन्स तक का जो सीरीज है वो कर रहे हैं एंड इट विल बी हेल्पफुल फॉर योर प्रिपरेशन। तो आज के टाइम पे जो हम करेंगे, जो आर्टिकल्स हमको करना है, आज हम 4 आर्टिकल बट 3 थीम करेंगे। एक थीम रिपीट है विच इज एफसीआरए, तो कॉम्प्रहेंसिव करेंगे। तो फर्स्ट जो आर्टिकल है वो है राइजिंग टेम्परेचर हर्ट्स लेबर प्रोडक्टिविटी। दिस वाज एन आर्टिकल, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड। देन डेमोग्राफिक डिविडेंड का आर्टिकल है, यू नो द स्टूडेंट मूवमेंट्स आर गोइंग ऑन इन डिफरेंट स्टेट्स, आउट ऑफ वर्क एंड आउटरीच्ड। ठीक है, बहुत अच्छा आर्टिकल है। एंड थर्ड जो आर्टिकल है हमारा एफसीआरए बिल 2026, आज भी शशि थरूर के द्वारा एक आर्टिकल आया था। इसके पहले एक आर्टिकल आया हुआ था, दैट इज अ वेरी कॉम्प्रहेंसिव आर्टिकल, तो उसको हमने लिया है एफसीआरए बिल 2026, दैट हाउ इट इज अ थ्रेट। ठीक है, तो ये एक पर्सपेक्टिव हो गया। बट सेकंड पर्सपेक्टिव दैट हाउ गवर्नमेंट के साइड का पर्सपेक्टिव है, और प्रो दिस बिल के प्रो पर्सपेक्टिव है, लुक क्लोजली एट द सोर्स एंड द पर्पस ऑफ फॉरेन फंडिंग। दिस इज काइंड ऑफ पॉजिटिव साइड। तो एफसीआरए हम लोग दोनों साइड से करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये जो आर्टिकल है राइजिंग टेम्परेचर हर्ट्स लेबर प्रोडक्टिविटी, इसको हम थोड़े कुछ डायमेंशंस में देख लेते हैं। फर्स्ट, देयर आर सम फैक्ट्स। हमारा एम क्या है, इसको ऐसे पढ़ना कि डायरेक्टली से डेटा निकाल के यूज कर सके, अपनी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाना। ठीक है, तो डेटा है, राइट। उसके बाद इंट्रोडक्शन क्या है, यू नो दिस क्लाइमेट चेंज इज इंक्रीजिंग। टेम्परेचर जो है, अब देखोगे 40-45 तो नॉर्मली ही क्रॉस कर देता है। एक्सट्रीम हीट बढ़ गया है, उससे क्या इंपैक्ट होगा, तो दिस इज काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन फॉर यू। देन डायमेंशन, ये हीट जो है हम मैप कर रहे हैं, 1 to 1 मैपिंग, दैट हीट जो है कैसे अलग अलग एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में इंपैक्ट करता है। तो हीट इज इंपैक्टिंग लेबर प्रोडक्टिविटी। जो सेकंड डायमेंशन है, हीट इज इंपैक्टिंग, देयर इज अ साइलेंट पुश टुवर्ड्स ऑटोमेशन। हम लोग देखेंगे कैसे क्लाइमेट चेंज, जहां हीट बढ़ रहा है उसके कारण कैसे प्रोडक्टिविटी लॉस हो रहा है, कैसे एब्सेंटिज्म बढ़ रहा है, उसकी वजह से फैक्ट्रीज को तो आउटपुट करना ही है, तो कैसे वो ऑटोमेशन की तरफ जा रहे हैं एंड लेबर अपने आप सब्सटीट्यूट हो जा रहा है। देन हीट और टुमारो का फ्यूचर, कल का फ्यूचर क्या होगा, ह्यूमन कैपिटल में क्या इंपैक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग 3 डायमेंशन। ठीक है, चौथा डायमेंशन जो है पॉलिसी और इंस्टीट्यूशनल गैप, उसके बाद सॉल्यूशंस। तो लेट्स स्टार्ट, राइट। तो हमने क्या किया, क्लाइमेट चेंज बढ़ रहा है, ये दिस इज अ रियलिटी। एक्सट्रीम टेम्परेचर्स अब नॉर्मल बात है कि इंडिया में, बिकॉज ट्रॉपिकल जो कंट्री है, 40-45 डिग्री इजीली पहुंच जाता है। ठीक है, तो हमको यही इजीली, आपको पता है कि हीट वीकन्स लेबर एफिशिएंसी, फाइन, इट रिड्यूसेस मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट एंड ऑब्वियसली इंटेंसिफाई फूड इन्फ्लेशन। कैसे मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट कम होगा, एग्रीकल्चर का यील्ड भी कम होगा। और जब हीट बढ़ता है तो इट ऑल्सो अट्रैक्ट्स पेस्ट डिसीजेस, है ना, ट्रॉपिकल डिसीजेस और ज्यादा आ जाती है, पेस्ट अटैक बढ़ जाते हैं, तो उसके कारण एग्रीकल्चर का यील्ड कम हो सकता है। अब जब प्रोडक्शन ही नहीं हुआ लेकिन डिमांड तो है, सप्लाई घट गया, मतलब इट विल ऑटोमेटिकली लीड टू इन्फ्लेशन, ऑब्वियसली इट विल अफेक्ट एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड ऑल। तो जो हार्टर कंट्रीज है, पॉवर्टी का एक और रीजन है, ट्रॉपिकल कंट्रीज के पुअर होने का एक और रीजन भी है। ये सब जितने भी पुअर जो कंट्रीज आप देखोगे ट्रॉपिकल बेल्ट्स में, ये भी एक पॉवर्टी का रीजन है, ध्यान रखना। जब आप सिलेबस में पढ़ते हैं कॉजेज ऑफ पॉवर्टी, तो ट्रॉपिकल कंट्री, जो हॉटर कंट्रीज आर टेंड्स टू बी पुअर, बिकॉज क्या हो, टेम्परेचर बढ़ेगा, ह्यूमिडिटी होती है, डिसीजेस होने के चांसेस ज्यादा आते हैं, लेथार्जी ज्यादा होते हैं, आलसपन ज्यादा होगा, है ना, तो एनर्जी लॉस जल्दी होगा, तो प्रोडक्टिविटी नहीं रहता। उसके बाद चांसेस फॉर डिजास्टर्स भी बढ़ जाते हैं। एंड ये डेटा को याद रखना, ईच 1 डिग्री सेल्सियस को सेल्सियस के लिए आप में मान सकते हैं, लगभग ये भी इतना ही है। अगर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ रहा है टेम्परेचर, तो इससे क्या होगा, 4.5% जो है जीडीपी पर कैपिटा घटता है। ये वर्ल्ड बैंक का भी डेटा है, 1% अगर सेल्सियस बढ़ता है तो अराउंड 4 to 5% जीडीपी लॉस हो जाएगा। एंड परमानेंट 1% राइज बढ़ गया ग्लोबल टेम्परेचर में, इट विल लोअर दिस ग्लोबल जीडीपी बाय 20% इन द लॉन्ग रन। ठीक है, इसी को देखते हैं। इंडिया का जो मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट है, इट हैज बीन डिक्लाइन बाय 2% एनुअली फॉर अ 1 डिग्री राइज इन टेम्परेचर। फाइन, अब जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, ऑब्वियसली इट विल इरोड वर्क एफिशिएंसी। ठीक है, वर्क एफिशिएंसी कम होगा। जहां जहां देखा गया है कि समर्स में या हीट जब ज्यादा होता है, देयर इज टेंडेंसी ऑफ एब्सेंटिज्म। क्यों, हीट स्ट्रोक का खतरा हो सकता है, सेकंड हो सकता है और डिसीजेस हो गए, हीट स्ट्रोक हो गया, या चांसेस फॉर दिस डिसीजेस, राइट। हीट स्ट्रेस, राइजिंग टेम्परेचर कॉज इंक्रीज्ड वर्क प्लेस एब्सेंटिज्म, पर्टिकुलरली इन फैक्ट्रीज। और इंडिया में जो एमएसएमई है, वेयर डेवलपिंग कंट्री, वेयर काइंड ऑफ कंपीटिंग, इससे इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो स्पेसिफिकली कहाँ फर्क पड़ता है, एमएसएमईज में ही फर्क पड़ेगा। क्लोथ वीविंग, गारमेंट सेविंग, स्टील प्रोडक्ट, तो ज्यादा जो लेबर इंटेंसिव जो इंडस्ट्रीज है उस पर ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। अब इसी के कारण, बिकॉज गर्मी बहुत बढ़ गई है, हीट लेवल बहुत बढ़ रहा है, एब्सेंटिज्म है, बट फैक्ट्रीज को तो प्रोड्यूस करना है, देयर इज काइंड ऑफ साइलेंट शिफ्ट टुवर्ड्स ऑटोमेशन, ये उसका इंपैक्ट है। सूरत में जैसे एक देख लें, क्लोथ वीविंग इंडस्ट्री है, तो एडिशनल हॉट डेज अबव 35 डिग्री रिड्यूसेस आउटपुट बाय 3%, समझ लेना। ठीक है, आईएलओ का एक रिपोर्ट है। अब इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं इसमें। फाइन, ये डेटा आपको याद रखना, डायरेक्टली आप यूज कर सकते हो, दैट इंडिया का जो मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट है, इट फॉल्स 2% पर ईयर। ठीक है, पर 1 डिग्री राइज इन टेम्परेचर। फाइन, आईएलओ कहता है कि इंडिया कुड लूज अराउंड 6% ऑफ वर्किंग आवर्स टू हीट स्ट्रेस बाय 2030। देन जो गारमेंट यूनिट्स है, मतलब जो लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज है, ठीक है, उनका एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, डेली एफिशिएंसी 8% से 10%, तो 10% कर लेना, घट जाता है विदाउट एनी काइंड ऑफ क्लाइमेट कंट्रोल, है ना, एसी कूलर नहीं होगा, तो 8 से 10% उनका जो एफिशिएंसी है वो कंट्रोल डिक्लाइन हो जाएगा। ठीक है, अब ये आते हैं कि भाई अब ये रूटीन हो गया क्या इंडिया का जो टेम्परेचर है वो 45 डिग्री जाना।
फाइन। अब जो हीट का इम्पैक्ट है, जो क्लाइमेट चेंज का जो एडवर्स इफेक्ट है, उसका इम्पैक्ट है हर एक एस्पेक्ट में हो रहा है, इन योर डेमोग्राफिक डिविडेंड, इन योर ह्यूमन कैपिटल, इन योर प्रोडक्टिविटी, इन इकोनॉमी एज वेल, ठीक है। क्योंकि हीट क्या करेगा, इट इज अफेक्टिंग प्रोडक्टिविटी। ज्यादा गर्मी होती है तो पढ़ाई करने का मन करता है क्या? नहीं, राइट। यू नीड सम काइंड ऑफ क्लाइमेट कंट्रोल, एसी, कूलर, पंखा, राइट। तो जब अगर ये सब नहीं होती है तो क्या होता है, इट रिड्यूसेस द एफिशिएंसी ऑफ टुडेज वर्कर्स ऑब्वियसली, एंड इट विल आल्सो वीकन द लर्निंग एंड कैपेबिलिटीज ऑफ टुमारोज वर्कफोर्स। मतलब कहीं ना कहीं आपके कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड में इफेक्ट करेगा, प्रोडक्टिविटी ऑफ चाइल्ड में इफेक्ट करेगा, राइट। तो देयर विल बी लॉस ऑफ और डिक्लाइनिंग दिस ह्यूमन कैपिटल। तो लर्निंग पॉवर्टी के चांसेस बढ़ जाएंगे ड्यू टू क्लाइमेट चेंजेस। इमेजिन ड्रॉप आउट्स के रेट्स बढ़ सकते हैं। इसमें जो फीमेल जेंडर, जो वल्नरेबल सेक्शन है, वो और ज्यादा सफर करेंगे। फाइन, ये फैक्ट है। ईच 1 डिग्री दिस Fahrenheit rise in average temperature is linked to 4.5% lower GDP per capita। अब कोई भी एक याद रख लेना, सेम ऐसे ही वर्ल्ड बैंक का स्टडी था कि 1 डिग्री अगर राइस होता है तो इट इज लीडिंग टू 4 to 5% ऑफ जीडीपी लॉस, ठीक है। ये वाला क्या है, पर कैपिटा की बात कर रहा है, ये 1 डिग्री सेल्सियस में 4 to 5% जीडीपी लॉस की बात कर रहा है। अब इंडिया की बात करें, 2% एनुअली डिक्लाइन करेगा मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट फॉर एवरी 1 डिग्री राइस। राइट। अब उसमें कौन सा इफेक्ट हो रहा है, एमएसएमई, जो वर्कर लेवल डेटा, मतलब जहाँ लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज है। तो अगर वहां हीट बढ़ रहा है या फिर क्लाइमेट कंट्रोल नहीं है, ठीक है, सो दे आर लूजिंग आउटपुट, दे आर लूजिंग एफिशिएंसी, एंड ऑब्वियसली हम ग्लोबल लेवल पे कॉम्पीट कर रहे हैं, ठीक है, तो ऑब्वियसली दे आर लूजिंग ग्राउंड ऑन दैट। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल मैन्युफैक्चरिंग जीडीपी एक अलग से फैक्ट है। इसका इंपैक्ट क्या है, इट इज लोअरिंग एफिशिएंसी एंड इट इज रेजिंग वर्क प्लेस एब्सेंटिज्म। भाई लोग नहीं आएंगे, राइट, ठीक है, जहां क्लाइमेट कंट्रोल नहीं है, एसी नहीं लगे, कूलर नहीं लगे, तो लोग कैसे काम करेंगे, तो आना ही छोड़ देते। तो इसके कारण क्या हो रहा है, डायमेंशन 2 विच इज द इम्पैक्ट। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, यू विल ऑल्सो सी एब्सेंटिज्म ऑफ वर्कर्स नहीं आ रहे। तो क्या करती है जो फर्म्स हैं, उनको तो आउटपुट जनरेट करना, उनको तो प्रॉफिट चाहिए ना, कैपिटलिज्म, प्रॉफिट एट एनी कॉस्ट, राइट। तो दे सब्स्टिट्यूट दैट लेबर विद मशीन्स और रोबोट्स। मतलब देयर इज साइलेंस पुश टुवर्ड्स ऑटोमेशन ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, ठीक है। तो देयर इज जो टेंडेंसी, जो कीवर्ड लिखोगे, देयर इज क्वाइट automation and it will erode labor demand in informal heat vulnerable industries। फाइन। तो जो इनफॉर्मल इकोनॉमी है, वहां भी क्या हो रहा है, देयर इज क्वाइट ऑटोमेशन गोइंग ऑन एंड इट इज रिप्लेसिंग, ठीक है, दिस लेबर, राइट। तो जो लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज में भी इंपैक्ट होना स्टार्ट हो गया ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। देन थर्ड डायमेंशन कि कैसे ये ह्यूमन कैपिटल पे इंपैक्ट करेगा। ह्यूमन कैपिटल क्या होता है, हेल्थ, एजुकेशन, न्यूट्रिशन, स्किल्स, ठीक है, ये समझ लेना। हेल्थ, अब अगर हीट बहुत बढ़ गया, राइट, क्लाइमेट चेंज बहुत बढ़ गया, तो ऑब्वियसली जो लिथार्जी आ रही, प्रोडक्टिविटी नहीं है, तो इट विल इंपैक्ट ऑन न्यूट्रिशन। क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट क्रॉप्स पे भी होगा, जो यील्ड होगा वो तो होगा लेस, प्लस जो उसमें क्वालिटी आएगी, जो ग्रेन्स की क्वालिटी आएगी वो भी होगा लेस। तो न्यूट्रिशन का एब्जॉर्प्शन और न्यूट्रिशन मिलेगा कम। इससे कैसे इंपैक्ट पड़ेगा हेल्थ पे, बिकॉज चांसेस ऑफ गेटिंग डिसीज इन अ ट्रॉपिकल कंट्री इज हाई बिकॉज ऑफ ह्यूमिडिटी, बिकॉज ऑफ लेथार्जी, ठीक है। उसके बाद जो सैनिटेशन कंडीशन है इंडिया में, ये सब के कारण क्या है, देयर इज चांस ऑफ दिस हेल्थ इश्यूज। ज्यादा हीट बढ़ गया तो हीट स्ट्रोक, नहीं तो एनी काइंड ऑफ दिस वाटर रिलेटेड डिसीज एंड ऑल, ठीक है। उसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा, एजुकेशन पे, कॉग्निटिव डेवलपमेंट नहीं होगा, एंड लास्ट में स्किलिंग पे, तो ओवरऑल प्रोडक्टिविटी गॉन। फाइन। तो हीट इज नॉट हिटिंग टुडेज वर्कर्स बट इट इज ऑल्सो शेपिंग नेक्स्ट जनरेशन कॉग्निटिव डेवलपमेंट, उनका ब्रेन पे इफेक्ट कर रहा है, ठीक है। हाई टेम्परेचर रिड्यूसेस मैथ्स एंड रीडिंग टेस्ट स्कोर्स अमंग स्कूल एज चिल्ड्रन इन एग्रीकल्चरल हाउसहोल्ड। तो एग्रीकल्चर हाउसहोल्ड मतलब क्या हुआ, जो फार्मर्स हाउसहोल्ड है, जो रूरल एरियाज है, उनका पहले से देख रहे हो कि डिसएडवांटेज है वो, बिकॉज उनका मैथ और रीडिंग टेस्ट स्कोर्स, ठीक है, ड्यू टू दिस हाई टेम्परेचर एंड एब्सेंस ऑफ क्लाइमेट कंट्रोल, ठीक है, वो दे आर काइंड ऑफ लैगिंग बिहाइंड। तो लर्निंग पॉवर्टी इन विलेजेस विल इंक्रीज, लर्निंग पॉवर्टी इन एग्रीकल्चरल हाउसहोल्ड विल इंक्रीज। तो कीवर्ड जो आपको जानना है, लर्निंग पॉवर्टी। अगर पढ़ नहीं पा रहा अच्छे से, एजुकेशन के लिए स्कूल तो जा रहा है बट सीख नहीं पा रहा, एब्जॉर्ब ही नहीं कर पा रहा जो पढ़ाया हुआ, तो इट विल ट्रांसलेट इन फ्यूचर, बिकॉज वो कमाएगा कम, राइट, इनकम कैपेबिलिटी कम होगा, ठीक है, एंड हो सकता है इनफॉर्मल सेक्टर में काम करे, राइट, या फिर जो प्लेटफॉर्म वर्कर या गिग वर्कर बन के काम करे, तो इट मे ट्रांसलेट इनटू वर्किंग पॉवर्टी, ठीक है। ट्रांसलेशन ऑफ लर्निंग पॉवर्टी इनटू वर्किंग पॉवर्टी। वर्किंग पॉवर्टी मतलब क्या होता है, आप काम तो कर रहे हो बट इनकम इतना सफिशिएंट नहीं है टू मीट योर बेसिक नीड्स, राइट। काम कर रहे हो तब भी पुअर हो बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन, बिकॉज हीट इन्फ्लेशन भी क्रिएट कर देगा। तो क्या हुआ, एक्सेस टू जो बेसिक नीड्स एंड सर्विसेज हैं, ठीक है, इट इज काइंड ऑफ आउट ऑफ द रीच ऑफ नॉर्मल वर्किंग पॉपुलेशन, ठीक है। तो आप ज्यादा कमाओगे तब भी हो सकता है कि जो दिस पॉवर्टी में रहो। उसके बाद जो एम्प्लॉयमेंट का जो नेचर है, ठीक है, जो गिग इकोनॉमी या इनफॉर्मल सेक्टर में, इट इज नॉट सिक्योर, इट इज इनसिक्योर एम्प्लॉयमेंट, राइट। देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट, वर्क कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, ठीक है, पेंशन नहीं होते, ओवर टाइम का कुछ एक्स्ट्रा पे नहीं होता, फाइन। तो इनसिक्योरिटी ऑफ दिस एम्प्लॉयमेंट, दिस इनसिक्योरिटी ऑफ दिस एम्प्लॉयमेंट, इट विल अगेन ट्रांसलेट इनटू वर्किंग पॉवर्टी। तो क्लाइमेट चेंज की वजह से कैसे लिंक कर लिया हमने, देखो, फाइन, पहले से इनइक्वालिटी क्रिएट हो गया बिटवीन हैव एंड हैव नॉट्स, फाइन। तो क्या होगा, इट विल आल्सो कंट्रीब्यूट इनटू इंटरजनरेशनल पॉवर्टी, बिकॉज आज का हीट स्ट्रेस, इट विल कंपाउंड टुमारोज ह्यूमन कैपिटल डेफिसिट, इट विल कंपाउंड टुमारोज पॉवर्टी, ठीक है। तो आज का क्लाइमेट चेंज के इरेक्टिक जो इफेक्ट्स हैं, इट विल ऑब्वियसली इंपैक्ट टुमारोज ह्यूमन कैपिटल। अब नाउ दिस इज अ वेरी गुड हैक फॉर यू। नाउ ये देखो,
इंटरजनरेशनल चैनल लिखा है, इंटरजनरेशनल चैनल, टुडेज हीट स्ट्रेस कंपाउंड्स इनटू टुमारोज ह्यूमन कैपिटल डेफिसिट। अब ये बना बनाया कंक्लूजन का लाइन है आपके पास, ठीक है। इसमें टेम्पलेट कैसे बनाते हैं मैं सिखा रहा हूं, दैट इसको अब क्या करो, टुडेज डैश कंपाउंड्स इनटू टुमारोज ह्यूमन कैपिटल डेफिसिट। टुडेज हीट स्ट्रेस लिख सकते हो इसमें, ठीक है। टुडेज फ्लड इश्यूज, आसाम में फ्लड आए हैं, ऑब्वियसली ह्यूमन कल का ह्यूमन कैपिटल डेफिसिट है ना, बिकॉज लोग स्कूल नहीं जा पा रहे, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, है ना, घर डूब गए हैं, वापस रिबिल्ड करने में इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम, एंड एजुकेशन ऑब्वियसली प्रायोरिटी तो नहीं होगा, हेल्थ इश्यूज बहुत होंगे, न्यूट्रिशन इश्यूज बहुत होंगे, तो कल का वो ह्यूमन कैपिटल डेफिसिट है, ठीक है, राइट। सिमिलरली अगर मैं दिस और लिख सकता हूँ, टुडेज फ्लड इश्यूज हो गया, ठीक है। उसके बाद टुडेज उसमें और लिख सकता हूँ मैं, कोई न्यूट्रिशन इशू ले लो, न्यूट्रिशन इश्यूज, ठीक है, जो हेंस से इसको यूज कर सकते हैं हम लोग। टुडेज हेल्थ इश्यूज, टुडेज एजुकेशन इश्यूज, टुडेज न्यूट्रिशन इश्यूज विल कंपाउंड इनटू टुमारोज ह्यूमन कैपिटल डेफिसिट। टुडेज स्किलिंग इश्यूज, यू नो दिस, मैं थोड़ा डाइग्रेस कर रहा हूँ, बट स्किलिंग में भी आपको पता है इंडिया में अराउंड 4 to 5% ही फॉर्मल स्किल्ड है, तो वो कल का ह्यूमन कैपिटल डेफिसिट ही है, ठीक है। तो ये आपको बना बनाया एक कंक्लूजन का टेम्पलेट मिल गया, तो ऐसे आप न्यूज़पेपर से निकालते हैं कंक्लूजन का लाइन या टेम्पलेट, ठीक है। दिस इज अ गुड टेम्पलेट फॉर यू, एंड इट विल लीड टू ऑब्वियसली इंटरजनरेशनल पॉवर्टी, इंटरजनरेशनल हेल्थ इश्यूज, इंटरजनरेशनल न्यूट्रिशन इश्यूज, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। एम यही है कि कैसे सेंटेंस को आप बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से यूज कर सके, जहां भी सोशल जस्टिस का, एथिक्स, ये सब का क्वेश्चन आया, क्लाइमेट चेंज, राइट, दिस गवर्नेंस, इकोनॉमी भी यू कैन यूज दिस, ठीक है। आप डायमेंशन 4 पे चलते हैं कि भाई गवर्नमेंट ने लेबर कोड लाया, तो उसमें देयर वाज ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड 2020, ठीक है, जहां जितने भी लेबर कोड्स हैं उसको, जितने भी लेबर लॉस थे उसको कॉन्सोलिडेट करके आपने एक लेबर लॉ बनाया, ठीक है। उसमें एक सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस वाला कोड भी था। अब इसमें इट एम्पावर्ड सेंटर टू प्रेस्क्राइब वेंटिलेशन, टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी स्टैंडर्ड्स, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है, ठीक है। बट देयर इज इश्यूज क्या है, देखो, द नेशनल हीट स्ट्रेस स्टैंडर्ड इज अनडिफाइंड एज ऑफ नाउ, राइट। सेकंड इशू क्या है, देयर इज नो एनफोर्सेबल लिमिट्स ऑन दिस हीट एक्सपोजर, देयर इज, है ना, इसमें चीज एक क्लैरिटी नहीं है, राइट, आया है 2020 में, अभी तक क्लैरिटी नहीं है ना, हीट एक्सपोजर में, रेस्ट ब्रेक में, हाइड्रेशन में, या इमरजेंसी रेस्पॉन्स में, इन हीट प्रोन वर्कप्लेसेस देयर इज नो क्लैरिटी, रूल्स आर नॉट सेट एज ऑफ नाउ, तो इट इज अ मेन इशू। तो लेबर कोड लाने से कुछ नहीं होता, इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, राइट, प्रॉपर तरीके से, उसके लिए चीजें डिफाइंड होना चाहिए, ठीक है, रूल्स एंड रेगुलेशंस अच्छे से होना चाहिए। देन वे फॉरवर्ड ये कि भाई रेगुलेशन और डायरेक्ट प्रोटेक्शन, ठीक है, तो क्या करोगे, एविडेंस बेस्ड हीट स्ट्रेस स्टैंडर्ड्स, इसमें लोकल ज्योग्राफी, बिकॉज इंडिया इज सो मच डाइवर्स, राइट, जम्मू एंड कश्मीर भी हमारे पास एकदम कोल्ड इलाका कंपेयर टू दिस ट्रॉपिकल एरियाज, नीचे जितना जाने जाओगे आपका सदर्न पार्ट तमिलनाडु एंड ऑल, फाइन, तो एविडेंस बेस्ड हीट स्ट्रेस स्टैंडर्ड्स होना चाहिए, ठीक है, एंड उसके बाद उसको एनफोर्समेंट होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग एनफोर्समेंट होना चाहिए। देयर शुड बी मैंडेटरी रेस्ट ब्रेक्स, हाइड्रेशन, फाइन, वेंटिलेशन नॉर्म्स एंड इमरजेंसी रिस्पांस प्रोटोकॉल्स, एसओपीज बने होना चाहिए, स्पेशली हीट प्रोन वर्क प्लेसेस के लिए। देन इनकम सपोर्ट या सोशल सपोर्ट प्रोटेक्शन होना चाहिए फॉर इनफॉर्मल वर्कर्स और दो सेक्टर्स जिनका जो एक्सपोजर ज्यादा है हीट में, राइट, ठीक है। लोकल हीट एक्शन प्लान होना चाहिए, कुछ कुछ म्यूनिसिपैलिटी ने किया, लाइक सूरत ने बहुत अच्छा किया। देन टेक्नोलॉजी की बात करें, देयर शुड बी एआई एंड ऑटोमेशन, जो हमको लाना है वो केयरफुली लाना है, बिकॉज वी आर ऑलवेज लेबर इंटेंसिव है, हमको जॉब्स एम्प्लॉयमेंट देना है, ठीक है। देयर शुड नॉट बी साइलेंट पुश टुवर्ड्स दिस ऑटोमेशन, वो भी तो और इलेक्ट्रिसिटी खा रहा है। चांसेस अगर आप उसको क्या करें कि भाई अब क्लाइमेट कंट्रोल मैकेनिज्म्स लगा दें, राइट, क्लाइमेट रेगुलेटिंग मैकेनिज्म्स लाइक एसीज एंड ऑल, ठीक है, कूलर्स एंड ऑल, तो इट विल वर्क बेटर। तो इट क्या होगा, ऑप्टिमाइज वर्क शेड्यूल, देन ऑटोमेट द मोस्ट हीट एक्सपोज टास्क, देन रिकॉग्नाइज लिमिट्स, वर्किंग लिमिट्स इन हीट फॉर दिस कंस्ट्रक्शन, फार्मिंग, इनफॉर्मल वर्क, ठीक है। देन एमएसएमई का जो मैंडेट है, अपग्रेडेशन प्रोग्राम से जो स्कीम्स हैं, उसको आपको अपग्रेड करना है, एंड इट शुड एक्सपैंड टू टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम्स, लाइक, है ना, तो ये क्या होगा, आपका प्रोडक्टिविटी एनहांसिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, इट इज नॉट अ वेलफेयर एज ऑफ नाउ, इट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, लॉन्ग टर्म रिटर्न देगा आपको, एमएसएमईज विल कम्पीट इन अ बेटर वे, वर्कर्स का एफिशिएंसी बढ़ेगा, ठीक है, तो इट्स नॉट अ काइंड ऑफ वेलफेयर स्पेंडिंग। तो कंक्लूजन यही है कि प्रोडक्टिविटी जो कॉस्ट ऑफ वार्मिंग क्लाइमेट कैन नॉट बी इग्नोर्ड बाय इकोनॉमी, जो कि हम लोग फास्ट ग्रोथ देख रहे हैं, बट अगर विदाउट, we cannot overlook this welfare of workers. A country that recognizes these economic heat cost, okay, will be better placed to protect workers, sustain industrial output, and secure future human capital. Next article जो है out of work and outraged, ठीक है, this was an article। अब now इसमें कुछ जो concepts आपको सीखने हैं वो basically है demographic dividend, ठीक है। इंडिया में जो यंग पॉपुलेशन है, यंग पॉपुलेशन मोर देन 65 टू अराउंड 65 टू 67% है। नाउ हर एक पर्सन, हर एक यूथ का एस्पिरेशन होता है टू कंट्रीब्यूट इन इकोनॉमी, कैसे करेगा, थ्रू एम्प्लॉयमेंट, थ्रू जॉब्स, प्राइवेट सेक्टर में उतने कंपेरेटिवली जॉब्स नहीं है, प्लस एंट्री लेवल जो जॉब्स है उसकी सैलरी बहुत कम है, तो पीपल गो फॉर गवर्नमेंट जॉब्स, जहां जॉब सिक्योरिटी है, स्टेबिलिटी है, सोशल प्रेस्टीज है। बट अगर जॉब अगर जा रहे हो फिर रूट में, वहां भी अगर आपको दिखे क्राइसिस है, राइट, सीट्स कम है, पेपर कैंसिल हो जा रहा है, राइट, तो क्या होगा, आउट ऑफ वर्क भी हो जाओगे एंड आउटरेज भी हो जाओगे, ठीक है। सो इसी के बेसिस पे आर्टिकल है, दैट जॉबलेस ग्रोथ एंड रेस्टलेस यूथ। तो हम यहाँ कीवर्ड जो सीखेंगे वो जॉबलेस ग्रोथ है, रेस्टलेस यूथ है, एज वेल एज एक और कीवर्ड दूंगा आपको, जॉब
लॉस ग्रोथ, जॉबलेस ग्रोथ एंड जॉब लॉस ग्रोथ इज डिफरेंट, ठीक है। ये रिसेंटली एक आर्टिकल में कवर हुआ था। इस पे आते हैं, इंडिया का जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है वो कितना है, 68%, राइट। ये 2024 का डेटा है, 15 टू 64 वाला जो पॉपुलेशन, ठीक है। अब यूथ अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ गया 3x। एजुकेशन स्पेंड कितना कर रही है बजट का, 2.6%, एंड जीडीपी कितना है, 4% ऑफ जीडीपी। पिछले एक डिकेड में अगर देखेंगे तो एजुकेशन का जो शेयर है, राइट, वो डिक्लाइन हुआ है, राइट, बट एस्पिरेशन राइज हुए हैं। तो इसीलिए विल सी द स्टूडेंट्स प्रोटेस्टिंग। नाउ इंट्रोडक्शन वही है कि सीजेपी, कांग्रेस जनता जो पार्टी है, उसके प्रोटेस्ट जो हुए थे जंतर मंतर, वहां से स्टार्ट हुआ था, एंड इट हैड क्रिएटेड अ डोमिनो इफेक्ट, है ना। कहां पहली बार जंतर मंतर में हमको दिखा, मोस्ट विजिबल फेज ऑफ यूथ डिसइल्यूजनमेंट विद इंडियाज एम्प्लॉयमेंट एंड एजुकेशन सिस्टम। इंडिया इज करंटली द यंगेस्ट पॉपुलेशन, बट हमारे लिए पॉलिसीज कौन बनाता है, जो कि यार नॉर्मल एज, उनका जो एवरेज एज है 50-60 ईयर्स है, ठीक है। तो इसलिए बैठ नहीं रही चीजें, राइट। तो इंडिया में राइजिंग वर्क एज शेयर बढ़ रहा है ऑब्वियसली, एंड ये क्या है, पोटेंशियल डेमोग्राफिक डिविडेंड है। जब इस डेमोग्राफी जो एनर्जी है, यूथ है, जब इसको कंट्रीब्यूट करेंगे इकोनॉमी में, तो यही डिविडेंड के फॉर्म पे निकलेगा। और ये बहुत लिमिटेड विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी होता है हर एक कंट्री के पास, ठीक है। तो इंडिया हैज एंटर्ड दिस डेमोग्राफिक फेज, डेमोग्राफिक डिविडेंड वाला फेज इन 2018, एंड इट विल रिमेन टिल 2055। तो हमारे पास ये विंडो है, इसीलिए 2047 को विकसित भारत का गोल बनाया हुआ है ना। इसी विंडो में हम ग्रो कर सकते हैं, इसी विंडो में जो यंगेस्ट जो पॉपुलेशन है वो कंट्रीब्यूट कर पाएगा। उसके बाद बूढ़ा हो जाएगा, तो बूढ़ा हो जाएगा तो फिर उसके बाद क्या है, उनका ख्याल कोई रखने के लिए चाहिए, राइट। उनके पेंशन मिलेंगे, उनके वेलफेयर स्कीम्स में गवर्नमेंट को खर्चा करना पड़ेगा। तो इसी टाइम पे हमको करना है। तो लगभग हम 8-9 साल हो गए हैं, राइट, 2018 में एंटर किए हुए, बट देयर आर मेजर इश्यूज, राइट, इश्यूज ऑफ ह्यूमन कैपिटल, इश्यूज ऑफ एजुकेशन एंड ऑल। इसीलिए गुस्सा है, ठीक है, राइट। सो अनरियलाइज्ड जो डेमोग्राफिक जो पोटेंशियल है वो अनरियलाइज रह जाएगा अगर जॉब नहीं मिला, क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिला, क्वालिटी स्किलिंग नहीं मिला, क्वालिटी हेल्थ नहीं हुआ, ठीक है। तो दिस प्रोटेस्ट, दिस होल थिंग, द होल इशू इज नॉट जस्ट अबाउट पेपर लीक्स, इट इज रिफ्लेक्टिंग अ डीपर एंड स्ट्रक्चरल मिसमैच बिटवीन ग्रोइंग यूथ पॉपुलेशन एंड देयर एस्पिरेशंस एज वेल एज श्रिंकिंग पब्लिक इन्वेस्टमेंट, ठीक है, इन स्किलिंग, इन एजुकेशन, इन हेल्थ केयर। तो डेमोग्राफिक डिविडेंड जो हमारा एट रिस्क है, राइट। इंडिया का वर्किंग एज जो है बढ़ गया, 68% हो गया 2024 में, बट जो यूथ का अनएम्प्लॉयमेंट है, इट हैज इंक्रीज टू 3 टाइम्स। वुमेन में इट इज 4 टाइम्स हाई। इसीलिए विल सी जो प्रोटेस्ट में वुमेन का शेयर भी बहुत ज्यादा हाई है, ठीक है। अब अनएम्प्लॉयमेंट हमने देखा, दिस इज द बिग आयरनी ऑफ इंडिया, एज द एजुकेशन लेवल राइजेस देयर इज इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट। तो अनएम्प्लॉयमेंट राइजेस विद द एजुकेशन लेवल, द मोर क्वालिफाइड, द मोर एजुकेटेड यू आर, चांसेस ऑफ बीइंग अनएम्प्लॉयमेंट इज हाई, ठीक है, राइट, बिकॉज यू आर नॉट एबल टू दिस फाइंड अ जॉब मैचिंग योर एस्पिरेशन और लिविंग स्टैंडर्ड्स। इस वजह से क्या होगा, दे विल वेट, फाइन। अब इलिटरेसी जहां है, इलिटरेसी का जहां है, तो इट्स श्योर दैट देयर इज नियर जीरो अनएम्प्लॉयमेंट। जो नहीं पढ़ा लिखा उसकी कंपल्शन है तो वो काम कर लेगा, राइट। तो इलिटरेसी में कोई अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, जो इलिटरेट पीपल है वहां कोई अनएम्प्लॉयमेंट है ही नहीं, कंसेप्ट ही नहीं, बिकॉज दे एक्सेप्ट एनी अवेलेबल वर्क, बिकॉज जीना है, सर्वाइव करना है, फाइन। अब जो फैक्ट है, 20% ऑफ दिस अर्बन वुमेन सीकिंग वर्क रिमेन अनेबल टू फाइंड इट, ठीक है। 20% जो है उनको काम मिल नहीं रहा। अब अनएम्प्लॉयमेंट जो है बहुत हाई होगा अगर डेमोग्राफिक डिविडेंड को हमने रियलाइज नहीं किया। अगर हमने हमारी जो डेमोग्राफी, हमारे जो दिस यूथ है, उस पर इन्वेस्ट नहीं किया, तो हम उसके उनको यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे, उनकी एनर्जी, ठीक है। एंड इट विल ऑल्सो लीड टू इकोनॉमिक रिस्क, इट विल ऑल्सो लीड टू इंटरनल सिक्योरिटी इश्यूज, डेमोग्राफिक इश्यूज एंड व्हाट नॉट, ठीक है। अब इश्यूज क्या हुआ है कि एजुकेशन में सही में पिछले 10 साल में, पिछला जो डिकेड है, उसका जो द शेयर है, इट इज काइंड ऑफ डिक्लाइन। एक तो 6% ऑफ जीडीपी का रिकमेंडेशन आजादी के टाइम से, कोठारी कमीशन के टाइम से, 1950 से अभी तक हम लोग कहां तक पहुंचे, 4% ऑफ जीडीपी। तो कोई भी गवर्नमेंट हो, ठीक है, कोई भी पार्टी की हो, इट हैज नॉट मैच्ड 6% ऑफ जीडीपी एज ऑफ नाउ, राइट। उसके बाद पिछले डिकेड में द शेयर ऑफ जीडीपी, एजुकेशन एज अ शेयर ऑफ जीडीपी हैज डिक्लाइन, राइट। तो स्पेंडिंग ऑन एजुकेशन एज शेयर ऑफ जीडीपी हैज डिक्लाइन फॉर ओवर अ डिकेड, ठीक है। अब एनईपी क्या बोला था, बढ़ाना है, ठीक है, कर क्या दिया, उल्टा, कम, घटा दिया, फाइन। उसके बाद एजुकेशन शेयर ऑफ टोटल यूनियन बजट हैज फॉलन स्टेडीली अंडर दिस गवर्नमेंट, फाइन। अभी एजुकेशन में 1,28,00,000 मिला था, फाइन, मतलब प्रॉमिस किया था। एक्चुअल एलोकेशन कितना हुआ, 1,21,000, तो शॉर्टफॉल कितना हुआ, 6,701 करोड़। नाउ व्हेन यू सी दिस, द स्कूल्स आर काइंड ऑफ क्लोजिंग, द इंफ्रास्ट्रक्चर इज क्रम्बलिंग, देयर इज इशू ऑफ टीचर्स, ठीक है, दिस करिकुलम, जो भी आप इशू देखते हो एजुकेशन में, इसी वजह से देखते हो कि जितना उनको मिलना है उतना भी नहीं मिल रहा, ठीक है। तो इट क्रिएट्स सप्लाई साइड बॉटलनेक्स, बिकॉज यूथ तो मतलब बढ़ रहा है, उसके एस्पिरेशन बढ़ रहे हैं, तो एप्लीकेंट पूल इट ग्रोज विद यूथ बल्ज, बट क्वालिटी सीट्स जो है इट डू नॉट ग्रो, फाइन। अब एडमिशन कैओस हमने देखा, देयर आर शिफ्टिंग गोल पोस्ट, मतलब सीयूईटी के एग्जाम की बात कर लो, ठीक है, वो अपने क्राइटेरिया अभी तक जो है लगभग 4-5 साल हो गए सीयूईटी के आए हुए, फाइन। इट हैज एक्चुअली डिसरप्टेड दिस होल एडमिशन प्रोसेस, जो नेशनलाइज एडमिशन कर दिया, लेकिन उसके बाद भी अभी तक वो स्टेबल नहीं हो पाया,
ठीक है। उसके बाद सीबीएसई की बात करें, राइट, अभी हम देखते हैं कि अभी रिसेंटली सीबीएसई के जो चेकिंग इश्यूज हुए थे, बोर्ड में जो चेकिंग हुआ था, ठीक है, मशीन स्कैनिंग ऑफ द आंसर स्क्रिप्ट्स, राइट, इट वाज अनटेस्टेड, राइट, इट पोज सीरियस क्वेश्चंस। उसके बाद सीयूईटी में एडमिशन क्राइटेरिया कीप चेंजिंग ईयर टू ईयर, ठीक है, आपने नेशनल लेवल पे एग्जाम तो क्रिएट कर दिया, बट नीचे अभी भी कोई देयर इज अनसर्टेनिटी। उसके बाद नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशन, देयर इज मशरूमिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, मशरूमिंग ये कीवर्ड है, राइट, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, बिकॉज एजुकेशन वाज सीन एज अ सोर्स ऑफ इनकम, राइट, लोग पैसे कमाने के लिए, देयर वाज मशरूमिंग ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, तो क्वालिटी गया भाड़ में, ठीक है, एंड किस पे फोकस किया, क्वांटिटी पे फोकस किया, तो मशरूमिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस, तो दीज आर जस्ट एक्टिंग एज अ डिग्री शॉप्स rather than skill shops, तो कीवर्ड है ये, ठीक है, डिग्री देता है, बस डिग्री की दुकान है rather than any kind of skill shops। आज भी कोई प्रोजेक्ट बनवाना है तो आपके लिए दुकान खुला हुआ, हर चीज मतलब क्या आपको मिल जाएगी, भाई सीखते कुछ नहीं हो, पैसे देते हो लेकिन सीख कुछ नहीं रहे हो, क्योंकि 4 साल बाद जब निकल रहे हो या 3 साल बाद जब निकल रहे हो, यू आर नॉट जॉब रेडी, फिर कंपनी आपको उठा के ट्रेन कर रही है, तो फिर क्या फायदा, ठीक है, राइट, इंस्टीट्यूशंस बड़े हैं बट क्वालिटी वाले नहीं हुए, इट हैज लेड टू मशरूमिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस, इट हैज लेड टू मोर डिग्री शॉप्स रादर देन स्किल शॉप्स। उसके बाद देयर इज एक्सेसिव पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इन द अपॉइंटमेंट ऑफ टीचर्स एट द पब्लिक यूनिवर्सिटीज, देयर इज टेंडेंसी ऑफ सैफ्रनाइजेशन ऑफ एजुकेशन, देयर इज टेंडेंसी ऑफ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बाय गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट ऑफ दिस वाइस चांसलर्स व्हिच हैज कॉम्प्रोमाइज्ड दिस एकेडमिक क्वालिटी, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ है, आपने एजुकेशन में खर्चा नहीं किया है ना, तो क्या हुआ, देयर इज वाइडनिंग गैप बिटवीन एक्सेस एंड एक्चुअल क्वालिटी ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग स्टूडेंट्स। सो करना क्या है हमको, वी फॉरवर्ड जो एनईपी 2020 में लिखा हुआ था ना, उसको आपको इंप्लीमेंट करना, तो भाई पहले स्पेंडिंग वाला में पहुंचो, 6% जीडीपी होना चाहिए। उसके बाद स्टेबलाइज करो जितने भी एडमिशन फ्रेमवर्क है, नीट का अलग इशू है, एनटीए वाला, तो उसको आपको एनटीए को एम्पावर करना है, भाई एनजीओ नहीं रह सकती, इसको आपको प्रॉपर पावर देके बॉडी बनाओ, प्रॉपर सीयूटी को स्टेबलाइज करो, ठीक है। अब इंसुलेट द यूनिवर्सिटी फैकल्टी अपॉइंटमेंट जो होते हैं, इंसुलेट देम फ्रॉम एनी काइंड ऑफ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, ठीक है। देन strengthen teaching capacity and learning outcomes, then match this educational curriculum, match this educational output to labor market demand, job ready बनाओ, टारगेटेड सपोर्ट होना चाहिए वुमेन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन के लिए, ठीक है। अब जो हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड है, राइट, इट इज टाइम बाउंड, हर कंट्री को टाइम मिलता है, चाइना ने इसी में डेवलपमेंट किया, जितने भी आप साउथ ईस्ट एशिया की इकोनॉमीज देखते हो, ठीक है, वो एक टाइम लिमिट के अंदर ही उन्होंने डेवलपमेंट किया है ना, जो बहुत अच्छे स्टेटस में, डेवलप्ड स्टेटस में, तो हमारे पास भी एक डेवलप्ड विंडो का बहुत मतलब कम टाइम है, उसमें हमको क्या करना है, एफर्ट्स डालने हैं, ग्रो करना है, ठीक है। सो दिस डेमोग्राफिक डिविडेंड इट रिवॉर्ड्स द कंट्री ओनली इफ इट्स यूथ आर एजुकेटेड एंड एब्जॉर्ब प्रोडक्टिविटी इनटू वर्कफोर्स, फाइन। अगर एजुकेशन ही डिक्लाइन हो रहा है, एडमिशन इज नॉट स्टेबल एंड देयर इज जॉब स्कैरसिटी, फाइन, तो क्या हो रहा है, एसेट हो सकते थे लेकिन अब क्या हो गया, डेमोग्राफिक बर्डन हो जाएगा, फ्रॉम डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या हो जाएगा, डेमोग्राफिक बर्डन, एंड इट विल लीड टू डेमोग्राफिक डिजास्टर, ठीक है, डिविडेंड से डिजास्टर की तरफ चला जाएगा। नाउ मींस का एंगल इसमें है कि इकोनॉमिक सर्वे का डिस्कशन हुआ था, जॉबलेस ग्रोथ एंड जॉब लॉस ग्रोथ, ठीक है। अब इकोनॉमिक सर्वे का डिस्कशन जो है जॉबलेस ग्रोथ पे था, जॉब लॉस पे नहीं था। जॉबलेस ग्रोथ यू नो, राइट, ठीक है, कि भाई इकोनॉमी इज ग्रोइंग, ठीक है, इकोनॉमी ग्रो कर रहा है, हम लोग कभी भी वर्ल्ड्स दिस मेजर इकोनॉमीज में वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, इकोनॉमी इज ग्रोइंग बट जॉब्स आर नॉट बीइंग क्रिएटेड, राइट, तो जॉब की जो हायरिंग है वो स्लो डाउन हो जा रहा है, जॉब्स क्रिएट हो रहे हैं नो डाउट बट उसमें स्लो डाउन है, ठीक है। सेकेंड एस्पेक्ट है जॉब लॉस ग्रोथ। नाउ इंडिया जो है ना, बहुत सारे स्टेट कंट्रीज में सेकंड है जॉब लॉस ग्रोथ, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, इकोनॉमी तो ग्रो हो रही है नो डाउट बट जॉब क्रिएट ही नहीं हो रहे, ठीक है, उल्टा माइनस में चले गए, फाइन। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया में क्या हो रहा है, 20 मिलियन जो वर्कफोर्स हैं, 20 मिलियन जो पीपल है, दे एंटर इनटू वर्कफोर्स एवरी ईयर, 2 करोड़ लोग लगभग, जो हम जॉब क्रिएट कर रहे हैं वो 4 to 6 मिलियन ही है, मतलब कम है कंपेरेटिवली, ठीक है। तो हम लोग जॉबलेस ग्रोथ है, लेकिन अगर आपने कंडीशन सही नहीं किया तो ऑब्वियसली विद द इंपैक्ट ऑफ एआई एंड ऑल वी विल सून मूविंग टुवर्ड्स दिस जॉब लॉस ग्रोथ, इकोनॉमी ग्रो कर रही है बट जॉब है ही नहीं, जॉब उल्टा रिड्यूस हो गए ड्यू टू इंपैक्ट ऑफ एआई एंड ऑल, ठीक है, दैट विल काइंड ऑफ लेबर एब्जॉर्ब ही नहीं होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं थर्ड आर्टिकल की तरफ विच इज एफसीआरए, राइट, तो दिस वाज एन आर्टिकल, ये जो है काउंटर पे है कि हाउ एफसीआरए बिल 2026 इज अ थ्रेट टू सिविल सोसाइटी, एंड ये गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव से है, ठीक है, इट इज काइंड ऑफ प्रो पॉजिटिव्स ऑफ एफसीआरए बिल, ठीक है। तो फर्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि एफसीआरए होता क्या है। दिस इज फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, इंडिया में जो भी फॉरेन फंडिंग आ रही है, बाहर से आ रही है, उसको आप रेगुलेट कर रहे हो, बिकॉज दिस फॉरेन फंडिंग और फंडिंग ये कहाँ यूज होगा, एनजीओ को डेवलपमेंट एक्टिविटीज में यूज होगा, बट देयर वाज एक्यूजेशन कि फॉरेन फंडिंग का आप इस्तेमाल गलत चीजों के लिए कर रहे हो, एंटी नेशनल एक्टिविटीज और एंटी डेवलपमेंट एक्टिविटीज के लिए कर रहे हो, एंड द फंड्स यूटिलाइज जो होते हैं वो ट्रांसपेरेंट नहीं है, इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, टाइटन करना स्टार्ट किया कि जो बाहर से फंडिंग आ रही है, ठीक है, उसमें हम अच्छे से रेगुलेट करेंगे, फाइन। सो पहले ये देख लेते हैं कि भाई एफसीआरए जो है 1976 में पहली बार आया, इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के टाइम पे, उससे पहले कोई रेगुलेशन नहीं था, तो ड्यूरिंग इमरजेंसी ये आ रहा है। उसके बाद 2020 में पहला अमेंडमेंट आता है, ठीक है, हाँ, इसके बाद ये था कि एफसीआरए 2010 आया था नो डाउट,
1976 वाला पूरा रिप्लेस हो गया 20 FCRA 2010 से। उसके बाद आ रहा है अमेंडमेंट 2020 में, विच फर्दर टाइटन, जितने भी आप अमेंडमेंट्स देखोगे ये टाइटन करते जा रहे हैं। दिस इज इंडिया, बाहर से जितनी भी फंडिंग आ रही है ये टाइटन करते जा रहे हैं, जितने भी अमेंडमेंट है ना, बहुत फिल्टर हो गए वो अंदर आए। उसके बाद अमेंडमेंट आया है 2026 में, ये और ज्यादा टाइटन कर दे रहा है, इस क्लैरिटी ला रहा है। बिकॉज 2020 वाले जो बिल अमेंडमेंट जो एक्ट है, बिकॉज 2020 वाला जो अमेंडमेंट एक्ट आया था उसमें कुछ क्लैरिटी की कमी थी, उसी क्लैरिटी को ये सही कर रहा है। ठीक है, अब यू हैव दिस फंडामेंटल राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, तो इसी बेसिस पे एनजीओस बने, डोनर सोसाइटीज बने। ठीक है, अब इस पे आते हैं फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। ठीक है, इट गवर्न्स द रिसीट एंड यूज ऑफ फॉरेन फंड्स बाय इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस। राइट, इसी में अमेंडमेंट की बात है। सिविल सोसाइटी ने कहा है कि भाई इट इज टाइटनिंग ऑफ एन ऑलरेडी रेस्ट्रिक्टिव रेजिम, मतलब 2020 में जो आया था ऑलरेडी रेस्ट्रिक्ट कर दिया था, बट गवर्नमेंट क्या कर रही है, उसको वे मेजर बता रही है दैट इट इज अ टूल फॉर बेटर ट्रांसपेरेंसी, बेटर अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्क बेस्ड मॉनिटरिंग। बिकॉज देयर वाज एक्यूजेशन कि जो फंड्स यूज करती हैं एनजीओ इसका, उसका आईटीआर रिटर्न नहीं भरती, एलिगेशंस लगते हैं दे आर इन्वॉल्वड इन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, ठीक है, फोर्स रिलीजियस कन्वर्जन, ये सब इश्यूज, तो इसी वजह से ये टाइटन कर देगा। फाइन, नाउ डिबेट क्या है, देयर इज लेजिटिमेट कंसर्न फॉर द स्टेट, उनका सॉवरेन इंटरेस्ट है टू रेगुलेट द इन्फ्लुएंस ऑफ फॉरेन कंट्रीज। फाइन, एंड सिविल सोसाइटी का दूसरा पर्सपेक्टिव है, उनका नीड है, नीड फॉर अ प्रेडिक्टेबल नॉन आर्बिट्ररी रेगुलेटरी एनवायरमेंट। अगर आपको कोई फंक्शन करना है तो एक यार रेगुलेटरी एनवायरमेंट प्रेडिक्टेबल होना चाहिए, ठीक है, फंक्शन करने देना चाहिए, तो इसी के बीच में डिबेट है। नाउ इसके डायमेंशंस देखते हैं। ठीक है, तो इसमें जो क्रिटिक्स ऑफ फॉरेन फंडेड जो एनजीओ मॉडल है वो कह रहे हैं कि भाई पहले जो एनजीओ था ना, दे वर कम्युनिटी ड्रिवन एंड इट वाज बेस्ड ऑन वॉलंटरिज्म, है ना, कम्युनिटी ड्रिवन वॉलंटरिज्म था, लोग अपने से पार्टिसिपेट करते थे। नाउ दे हैव ग्रेजुअली, एनजीओ का नेचर चेंज हुआ है, दे हैव ग्रेजुअली अडॉप्टेड अ प्रोफेशनलाइज्ड एनजीओ मॉडल। क्यों किया है, तो सो दैट दे कैन एक्सेस लार्ज डोनर फंडिंग एंड विच हैज रीशेप्ड देयर प्रायोरिटीज, विच हैज रीशेप्ड देयर एजेंडास। बिकॉज ये चांस है कि आपको जिससे फंडिंग आ रही है आपकी अकाउंटेबिलिटी टुवर्ड्स देम हो जाए। ठीक है, ये चांस है हमेशा से, तो इसीलिए कह रहे हैं कि भाई ये प्रोफेशनलाइज एनजीओ मॉडल हो गया जहां लार्ज डोनर फंडिंग हैव रीशेप्ड द प्रायोरिटीज एजेंडास ऑफ एनजीओ। ठीक है, सो इसीलिए क्या हुआ, एनजीओस ग्रास रूट एंगेजमेंट से डोनर ड्रिवन प्रोजेक्ट डिजाइन की तरफ बढ़ गए। यूपीएससी ने इसी से क्वेश्चन भी पूछा था। अब सम इंडियन रिसर्च फाइंड दैट फॉरेन एड डू नॉट हैव अ सिग्निफिकेंट मेजरेबल इंपैक्ट ऑन पॉवर्टी एलिवेशन। फाइन, इसीलिए जब मान लो पॉवर्टी एलिवेशन या बाकी चीजों पे काम नहीं कर रहा, तो भाई गवर्नमेंट का एक रीजन बनता है देखना कि भाई हाउ दिस फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशंस आर एक्चुअली यूज्ड। ठीक है, अब रैशनल क्या है जो भी अमेंडमेंट हुआ है इसका, इट इज फेथ न्यूट्रल एंड सेक्टर न्यूट्रल एंड इट इज अप्लाइंग यूनिफॉर्मली अक्रॉस रिलीजियस एंड सेकुलर ऑर्गेनाइजेशंस। राइट, then second, it is aimed to improve this administrative clarity, strengthen the monitoring of foreign contribution, identifying inactive association जो कि सिर्फ tax benefits के लिए बने हो, fixing accountability and ensuring funds are only used for the stated purpose। ये प्रो है, तो इस बिल का प्रो आप ऐसा देखोगे। ठीक है, गवर्नमेंट के इसमें से है कि जितनी भी वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है लाइक हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज, उन्होंने ऑब्जेक्ट नहीं, हैव नॉट ऑब्जेक्टेड टू द चेंजेस। एंड गवर्नमेंट का ये भी है दैट, ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट लिखोगे आप प्रो में, दैट इट इज ब्रॉडली कंसिस्टेंट विद द इंटरनेशनल नॉर्म्स अंडर विच सॉवरेन स्टेट्स कॉमनली मेंटेन। ठीक है, अब दूसरा पर्सपेक्टिव आता है सिविल सोसाइटी का, दैट ऑलरेडी आपने 2020 में अमेंडमेंट लाया था विच हैज ऑलरेडी टाइटेंड कॉम्प्लायंस बर्डन। भाई आपने रेगुलेशन वैसे ही टाइटन करके रखा है। ठीक है, जहां आपने एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस में कैप लगा दिया था कि मान लो जितनी भी फंडिंग आ रही है आप उसको 20% ही अपने एडमिनिस्ट्रेशन में खर्चा कर देते हो, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में, रेस्ट आपको जो भी आपका स्टेटेड पर्पस है उसके लिए यूज करना होगा। बट दैट वाज अ वन साइज फिट्स ऑल पॉलिसी, तो वन साइज फिट्स ऑल पॉलिसी विल नॉट फिट वेल विद इंडियाज डाइवर्स एनजीओस बिकॉज हर का नेचर अलग है। ठीक, देन देयर वाज कंसर्न ऑफ सिविल सोसाइटी कि जो स्टेट है वो डिस्क्रिशनरी यूज करेगी, मिसयूज करेगी उस वर्ड्स का, नेशनल सिक्योरिटी और पब्लिक इंटरेस्ट ग्राउंड्स का, एंड हो सकता है उनका कैंसिलेशन हो जाए। ठीक है, इट मे लीड टू रेस्ट्रिक्ट और कैंसिलेशन ऑफ एफसीआरए रजिस्ट्रेशन, तो क्या होगा, फंडिंग पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद दिस राइट्स ग्रुप्स हैव फ्लैग्ड अ पैटर्न ऑफ श्रिंकिंग सिविल स्पेस इन विच रेगुलेटरी टाइटनिंग, ठीक है, may have a disproportionate effect on human rights and advocacy oriented organization। आपका ये फंडामेंटल राइट है टू फॉर्म एसोसिएशन अंडर आर्टिकल 19(1)(c), दिस इज योर फंडामेंटल राइट, बट इट कम्स विद रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस। रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है आर्टिकल 19 क्लॉज 4, इन द इंटरेस्ट ऑफ सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑब्वियसली स्टेट कैन पुट दिस रेगुलेशन, तो बैलेंस उसी को करना है। अभी क्या एक तरफ ज्यादा टिल्ट हो गया, ये इशू है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने इट अपहेल्ड द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ दिस 2020 एफसीआरए अमेंडमेंट कि भाई ये स्टेट का राइट है। ठीक है, स्टेट में इम्पोज स्ट्रिक्टर कंडीशंस इन द नेशनल इंटरेस्ट। अब वे फॉरवर्ड यही है कि रेगुलेटरी डिजाइन आपको क्या करना है, रिस्क बेस्ड डिफरेंशिएट स्क्रूटिनी करना, रादर देन यूनिफॉर्म ब्लैंकेट रेस्ट्रिक्शंस, रिस्क बेस्ड डिफरेंशिएटेड स्क्रूटिनी, केस बाय केस बेसिस, एनजीओ सेक्टर बाय सेक्टर बेसिस। देन एंश्योर प्रोसीजरल सेफगार्ड्स, ठीक है, अपील मैकेनिज्म्स, टाइमलाइंस, रीजन ऑर्डर्स होने चाहिए, अभी नहीं है ये सब देखेंगे। कंप्लायंस का जो रिक्वायरमेंट्स है, इट शुड बी प्रेडिक्टेबल एंड प्रोपोर्शनेट,
ठीक है। उसके बाद एनकरेज, जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन में टाइटन कर रही है, वी नीड टू एनकरेज डोमेस्टिक फिलैंथ्रोपी एंड कम्युनिटी रूटेड वॉलंटियरिज्म, ताकि फॉरेन का डिपेंडेंस खत्म हो। स्ट्रेंथन इंटरनल गवर्नेंस स्ट्रक्चर, ऑडिट स्ट्रक्चर ऑफ एनजीओस, ठीक है। एंड ये ट्रस्ट डेफिसिट, जितनी भी चीजें हो रही हैं ड्यू टू इट इज हैपनिंग ड्यू टू ट्रस्ट डेफिसिट बिटवीन सिविल सोसाइटी एंड गवर्नमेंट, तो क्या करना है आपको, चैनल्स ऑफ कंसल्टेशन खोलना पड़ेगा बिटवीन गवर्नमेंट एंड सिविल सोसाइटी। बात करेंगे तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, ट्रस्ट डेफिसिट कम होगा, ठीक है। नाउ इसी का ही कौन और देख लेते हैं जो चैलेंज है कि क्या क्या आया हुआ है। स्लेज हैमर इफेक्ट क्रिएट होगा, बिकॉज पहले से ही ये जो एक्ट है, जो 2026 का जो सॉरी बिल आ रहा है, पहले से ही एक एनजीओ या संस्था को पहले से ही गिल्टी मान ले रहा है। दैट अ सर्टिफिकेट वुड बी ग्रांटेड ओनली इफ द एप्लीकेंट हैज नॉट बीन प्रोसिक्यूटेड और कन्विक्टेड फॉर दिस रिलीजियस कन्वर्जन्स और कॉमनल टेंशंस। मतलब जब इसमें एक्यूज नहीं हुआ तभी मिलेगा, पहले से ही गिल्टी विल्टी मान ले रहा है। देन अगर सर्टिफिकेट कैंसिल हो गया तो जितने भी एसेट्स क्रिएट हो रहे हैं उससे, इवन इफ इट इज पार्शियली फंडेड फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज, तो वो पूरा फंड, मान लो कोई एनजीओ ने कोई स्कूल खोला, कोई कॉलेज खोला फॉरेन कंट्रीब्यूशन से, और सर्टिफिकेट उनका कैंसिल हो गया, तो जितने भी जो संस्था है ये सब कहाँ चला जाएगा, एक डेजिग्नेटेड अथॉरिटी में। यही क्लैरिटी पिछले वाले जो FCRA 2020 था उसमें नहीं था, कि अगर उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता है, सर्टिफिकेट कैंसिल हो जाता है, तो जो जो ऑर्गेनाइजेशन से जो एसेट्स है उनके पास, उसका होगा क्या, तो क्लैरिटी को यहाँ फुलफिल कर रहे हैं। फाइन। और ये एसेट है, इट में इंक्लूड प्लेसेस ऑफ वर्शिप। उसके बाद देयर आर डिफरेंट ग्राउंड्स फॉर कैंसिलेशन, एंड यहाँ वेगनेस आ जाती है, बिकॉज पब्लिक इंटरेस्ट या नेशनल सिक्योरिटी, इट इज अ वेरी ब्रॉड थिंग, ब्रॉड इशू, फाइन, दैट एंड इट मे द टर्म्स आर वेरी मच वेग, इट इज अनडिफाइंड, तो इसीलिए क्या है, देयर इज हाई पोटेंशियल फॉर इट्स मिसयूज, ठीक है। उसके बाद अगर आप वॉलंटरी सरेंडर कर रहे हो सर्टिफिकेट का, फाइन, तो इट ट्रिगर्स दिस वेस्टिंग ऑफ रिमेनिंग फॉरेन कंट्रीब्यूशन प्लस ऑल एसेट्स इन दैट डेजिग्नेटेड अथॉरिटी, एंड द रैशनल और रीजन इज अनक्लियर इन दिस, ठीक है। मतलब अगर आपने सर्टिफिकेट सरेंडर भी कर दिया तब भी आपके पूरे एसेट चले जाएंगे। तो इन टोटलिटी जितना भी है सब गवर्नमेंट के डिस्क्रिप्शन पे डिपेंड कर रहा है, फाइन, एंड इट इज टारगेटिंग ऑल द सेक्टर्स बेसिकली, चाहे वो एजुकेशन में हो, चाहे वो एनवायरमेंट में हो, चैरिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन हो या कल्चर पे हो, इट इज टारगेटिंग एवरीथिंग, ठीक है। तो यही इशू है। तो क्या करना, जितना भी वेग थिंग है उसको आपको डिफाइन करना होगा। यू शुड डिफाइन पब्लिक इंटरेस्ट, ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी सेफगार्ड लाना होगा, ठीक है। देन प्रोवाइड फॉर इंडिपेंडेंट एपेलेट और जुडिशियल रिव्यू बिफोर दिस कैंसिलेशन ऑर्डर, बिकॉज अभी डेजिग्नेटेड अथॉरिटी के पास पूरा पावर है, एंड जब तक वो डिसीजन नहीं सुना देती तब तक आपके पास कोई जुडिशियल रिव्यू का ऑप्शन ही नहीं है। देयर शुड बी इंडिपेंडेंट एपेलेट मैकेनिज्म, वो नहीं है अभी, ठीक है। एंड यू शुड बैलेंस, वी शुड बैलेंस दिस नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न्स, ठीक है, विद दिस फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, बैलेंस करके चलना। अभी वो टिल्टेड है इन द फेवर ऑफ स्टेट। कंक्लूजन में जाएंगे तो रेगुलेटिंग फॉरेन फंडिंग ऑब्वियसली स्टेट का एक लेजिटिमेट कंसर्न है, बट इट शुड बी प्रपोर्शनेट, इट शुड बी लेजिटिमेट, इट शुड नॉट बी वेग। अब इसी को हमको बैलेंस करना है बस, एट लास्ट कंक्लूजन में ये लिखोगे, वी शुड बैलेंस इट। तो थैंक यू, वी हैव कंप्लीटेड दिस आर्टिकल।